तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है काफिर 2 डील विथ डेविल। अब ये जो है इसके 2 पार्ट हैं, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और पार्ट 2 आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कहानी आगे चलती है 8 साल के बाद की, जहाँ पर हम श्री को देखते हैं। अब यहाँ पर जो श्री है वो एक गड्ढा खोदती है और उसके अंदर एक ताबीज डालती है। इसके साथ ही वो एक सांप के मुंह को पकड़कर उसकी आंखें निकाल लेती है और इसके बाद में वो अपने हाथ पर एक कट लगाकर खून डालकर ये कहती है कि ये जो ताबीज जो है वो उसके परिवार की हर तरीके से ईवल शक्तियों से उनकी रक्षा करे। अब इसके बाद में घर के अंदर हम देखते हैं जहाँ पर एंडी अपनी बहन डीना को लॉ पढ़ने की वजह से हमेशा सीरियस रहने पर चिढ़ाता है और मजाक करते हुए कहता है कि इसी वजह से उसकी बहन डीना अभी तक सिंगल है। अब यहाँ पे एंडी की बीवी होती है रानी, जो कि इस मस्ती में उसके साथ होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। अब एंडी जो है वो डीना को एक बॉयफ्रेंड ढूंढने का सजेशन देता है और एंडी अपनी बहन को लॉ फॉर्म में इंटर्नशिप करने के बजाय उनके पिता के शुगर केन फॉर्म के बिजनेस को संभालने में हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे डीना कहती है कि उसने बड़ी मेहनत से ही अपने लॉ की पढ़ाई की है, जिसे वो बर्बाद नहीं करना चाहती है, और उसका जो भाई है वो अपने डैड के बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल लेगा। अब यहाँ पे रानी ये बताती है कि एंडी सिर्फ अपनी बहन को खुद से दूर नहीं भेजना चाहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी जो श्री है वो घर के अंदर आती है और दरवाजे पर लगे तावीज को चेक करती है। अब श्री तावीज पर लगे हुए निशान गिनकर ये कहती है कि ये 5 नंबर है, यानी कि ऑड नंबर, यानी कि उस पर काले काले जो गोले निशान थे वो 5 नंबर थे। अब यहाँ पे रानी पूछती है कि ऐसा क्यों, तो यहाँ पे डीना ये समझाती है कि उनकी माँ श्री के हिसाब से अगर इस पोटली पर निशान इवन नंबर यानी कि 6 हो जाता है तो उनके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। खैर इसके बाद में श्री डीना को काम रोक कर सुबह का नाश्ता करने के लिए कहती है। अब तभी एंडी अपनी माँ के हाथ पर उस कट को नोटिस करता है और वो कहता है कि उनके पिता यानी कि हरमन को गुजरे हुए 8 साल हो चुके हैं, फिर भी आज तक हर रोज ये प्रोटेक्टिव रिचुअल वो क्यों करती हैं। तो श्री बताती है कि वो खाली सबकी सेफ्टी के लिए ये करती है और अब वो किसी को खोना नहीं चाहती है, क्योंकि 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था और वो किसी तरह से मौत के मुंह से बचकर आए थे। अब चूंकि ये सभी चीजें पार्ट 1 में दिखाई गई हैं तो पार्ट 1 जरूर देखें। खैर श्री रानी की तरफ देखकर कहती है कि आजकल उसका वजन जो है वो बहुत बढ़ रहा है और वो उससे पूछती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। लेकिन एंडी मजाक में कहता है कि रानी आजकल बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाती है, जिसके चलते उसका वजन बढ़ गया होगा। प्रेगनेंसी वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रानी होती है उसका जो चेहरा था वो थोड़ा वियर्ड हो गया था। खैर श्री यहाँ पे वार्न करती है कि अभी बच्चा बिल्कुल मत करना, और एंडी ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन श्री बिल्कुल चुप रहती है, जैसे कि उसने अभी भी कोई राज छुपा कर रखा हुआ था। अब नाश्ता खत्म करने के बाद एंडी और डीना श्री से मिलकर काम पर निकल जाते हैं। लेकिन श्री जो होती है वह रानी के पेट की तरफ देखती ही रहती है, क्योंकि उसका पेट जो था वो थोड़ा सा बाहर था। तो रानी इसके चलते टेंशन में आकर अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम गन्ने के खेतों में सैनो नाम के एक वर्कर को देखते हैं, जो कि एंडी को ये बताता है कि उन्होंने गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाली जंगल के घास को कंट्रोल कर लिया है, जो कि उसको तबाह कर रहे थे। अब एंडी यहाँ पे राहत की सांस लेता है, क्योंकि पिछली बार गन्ने की क्वालिटी 5% गिर गई थी। अब दूसरी तरफ हम श्री को देखते हैं, जिसने एक नया शामिल चुना था, जो कि उसके गुरु भी थे, जिनका नाम था कीरोजो। अब यहाँ पे कीरोजो उनको ये अश्योर करते हैं कि अगर उनका प्रोटेक्टिव तावीज ध्यान से रखा जाए तो कोई भी इवल स्पिरिट उनके घर में नहीं घुस पाएगी। तो श्री यहाँ पर टेंशन बिल्कुल ना ले। अब यहाँ पर श्री बोलती है कि इतना सब करने के बाद भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर सा रहता है। तो कीरोजो कहता है कि हमारे दिमाग का डर आमतौर पर बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर से पैदा होता है। तो कोई ऐसी चीज तो थी जो कि वो छिपा रही है, या फिर कुछ ऐसी बात है जो उसको लगातार
टेंशन दिए जा रहा था। अब यहाँ पे कीरोज जो होते हैं वो एक मिरर को लेकर उसके ऊपर पानी डालते हैं और पानी के अंदर उन्होंने कुछ चैंटिंग करनी शुरू की थी। अचानक से ही वो पानी उबलने लगता है, बबल्स उठने लगते हैं और उसको देखकर वह श्री से पूछते हैं क्या वो सच में श्योर है कि पास्ट में हुई सारी इवल घटनाएं वाकई में खत्म हो चुकी हैं। अब अचानक से भयानक मुसीबत आन पड़ती है। एंडी के गन्ने के खेतों में अचानक आग लग गई थी। खैर, अब दूसरी तरफ घर के अंदर हम देखते हैं कि जो श्री के माता पिता का फोटो फ्रेम था वो दीवार से नीचे गिर जाता है और वो अपने आप टूट जाता है। अब इसी बीच जब श्री घर पर वापस आती है और अपने माता पिता के फोटो फ्रेम को टूटा हुआ देखकर वो जल्दी से उनको कॉल करने की कोशिश करती है। अब काफी देर तक फोन करने के बाद भी उनसे बात नहीं हो पाती, तो एंडी अपनी माँ को बताता है कि शायद से ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा जो है उनका लैंडलाइन खराब हो गया होगा या फिर वो कहीं बाहर गए होंगे, इसीलिए फोन नहीं लग रहा। अब एंडी अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो इतनी ज्यादा टेंशन ना ले और चुपचाप खाना खा ले, लेकिन श्री को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि उसके माता पिता के साथ कुछ तो गलत हुआ है। खैर, अब अपनी माँ को डरा हुआ देखकर एंडी ये कहता है कि फ्रेम के गिरने का मतलब कोई बहुत बड़ा अपशगुन नहीं होता और अब श्री के दोनों बच्चे अपनी माँ के इस ओवर प्रोटेक्टिव बर्ताव से काफी ज्यादा तंग आ चुके थे। अब एंडी अपनी माँ से शांति से जीने और ज्यादा डरने को ना कहता है। अब लेकिन यहाँ पर श्री जो है वो भड़क कर रूम में चली जाती है, जिसके बाद में डीना अपनी माँ श्री का गुस्सा शांत करने के लिए और उनको बेहतर फील करवाने के लिए एक कप अदरक वाली चाय बनाकर ले जाती है जो कि उनकी फेवरेट थी। तो वो अपनी माँ से कहती है ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक होंगे और उन्हें चाय पीने का रिक्वेस्ट करके वह रूम से निकल जाती है। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि श्री अपने माता पिता के घर के सामने होती है। दरवाजे पर दस्तक करने के बावजूद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब यहाँ पर जो श्री है वो जब गेट को खोलती है तो जो गेट है वो अंदर से खुला हुआ था। वह अंदर एंटर करती है और अंदर घुसते ही टेबल पर गर्म चाय और वहाँ पर इंडोनेशिया का फेमस नाश्ता रखा हुआ होता है जो कि अभी काफी गर्म था। अब जिसको देखकर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसके माता पिता कभी ऐसा नहीं करते। अब श्री फर्श पर खून देखती है कि तभी अचानक से एक आवाज होती है और दरवाजा खुलने की आवाज जब वो सुनती है, वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो बगल के रूम से उसे कोई आवाज देता है। खैर, श्री अपनी माँ के रूम में जाती है जहाँ बिस्तर पर उसकी माँ थी जो कि खत्म हो चुकी थी। उनका किसी ने गला काट दिया था और उसके जो पिता थे वो पीछे कबर्ड के अंदर से निकलते ही जिनके सर पर किसी ने कुल्हाड़ी को गाड़ दिया था। और इसी बीच श्री की माँ जैसे ही श्री को खींचती है उसकी अचानक से नींद टूट जाती है, यानी कि ये उसका एक सपना था। अब यहाँ पर ये सपना देखकर श्री बहुत डर जाती है और चूंकि वो काले जादू करती है तो उसको पता है कि अगर उसको जो सपने आए हैं वो गलत नहीं है, एटलीस्ट उनके साथ कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हुआ है। अब अगले दिन एंडी और रानी हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर रानी को डॉक्टर चेक करके बताती है कि वो 2 महीने प्रेग्नेंट है, यानी कि श्री का शक बिल्कुल सही था। अब ये दोनों ही ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो रानी जो होती है वो एंडी से ये कहती है कि शायद से श्री जो है यानी उनकी मॉम जो है उनको पोता पोती नहीं चाहिए, जिसके अंदर एंडी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो माँ को ये खुशखबरी देंगी। अब रास्ते में एंडी किसी को सड़क के किनारे खड़ा हुआ पाता है जिसने कि लिबास ओढ़ा हुआ था और ये देखकर वो काफी परेशान हो गया था। खैर, घर पहुंचने से पहले डीना बताती है कि ग्रैंडपा का फोन आया था और ग्रैंडमा की तबीयत काफी खराब है तो उन्हें तुरंत ही वहां पर जाना पड़ेगा। अब एंडी अफसोस करता है कि माँ का कल का जो डर था वो सच निकला। इनफैक्ट ये दोनों ही डीना को बताते हैं कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, लेकिन डीना बोलती है कि शायद से ये सही वक्त नहीं होगा माँ को बताने का, जिसके चलते वह इस बारे में कुछ नहीं बताते। खैर, अब जो श्री होती है वह अपने बच्चों और बहू के साथ अपने माता पिता के घर पर चली जाती है। अब रास्ते में एंडी जो होता है वह अपने बुरे बर्ताव के लिए श्री से माफी मांगता है और श्री भी अपने बर्ताव के लिए सबसे माफी मांगती है। उसको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सोच रही थी। अब इसी बीच उनके घर का जो तावीज था वो गिर जाता है और उसमें एक और निशान जुड़ जाता है, यानी कि इवन नंबर हो गया था 6 गोले, यानी कि पक्का उनके घर पर कोई ना कोई बड़ा खतरा आने वाला है। और फिर ये सब ये ग्रैंडपा के घर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे ग्रैंडपा सबका बहुत ही प्यार से स्वागत करते हैं और उन्हें खाने के लिए लाते हैं। श्री अपनी माँ का पीला चेहरा देखकर उनकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन वह खुद को ठीक बताती है। अब श्री के पिताजी ये बताते हैं कि शायद तुम्हारी माँ तुम सबको बहुत मिस कर रही थी, खासकर से वो अपनी बहू रानी को से मिलना चाहती थी। अब यहाँ पे जो श्री है वो बहुत दिनों से ना मिलने के लिए माफी मांगती है। अब श्री की माँ के जाने के बाद में श्री गौर करती है कि टेबल पर वही चाय और नाश्ता रखा हुआ था जो कि उसने सपने में देखा था, लेकिन इस
बार वह ठंडा था और उसमें से बदबू आ रही थी। अब जब वह उसे किचन में ले जाती है तो श्री के फादर बोलते हैं कि वह फिलहाल यहाँ पर शेड में यानी कि स्टोर रूम में जा रहा है। तभी एंडी और रानी देखती है कि बर्तनों में पड़ा सारा खाना सड़ चुका था और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो श्री की माँ होती है वह बिल्कुल कच्चे चिकन को ही पका रही थी, मतलब कि गैस स्टोव पर रखा हुआ था लेकिन गैस ऑन नहीं था और उसके अंदर बदबू आ रही थी, कीड़े पड़े हुए थे। डीना ये समझ जाती है कि ग्रैंड माँ स्टोव चलाना भूल गई हैं और श्री अफसोस करते हुए कहती है कि उसे पहले ही आ जाना चाहिए था। फिर वह अपने बेटे एंडी से कहती है कि ग्रैंड माँ को रूम में लेकर जाओ और उनसे आराम करवाओ, जबकि रानी, डीना और श्री खुद मिलकर किचन का सारा बासी और सड़ा हुआ सामान फेंकने का फैसला करती हैं, जबकि उसमें से बहुत बदबू आ रही थी। अब एंडी जब ग्रैंड माँ से उनके सुई धागे के काम के बारे में पूछता है तो ग्रैंड माँ उसे पहचान नहीं पाती हैं और पूछती हैं कि तुम कौन हो। तो एंडी उन्हें याद दिलाता है कि वह उनका पोता है। इधर फ्रिज खोलते ही बदबू से रानी को उल्टी आने लगती है। श्री उसे फ्रिज में जमा सड़ा हुआ मीट साफ करने के लिए कहती है और फेंकने के लिए बोलती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि आखिरकार ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को इतने मीट की क्या जरूरत पड़ रही है। फिर इसी बीच डीना को कचरा फेंकते वक्त एक कैट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अचानक से स्टोर रूम में यानी कि शेड रूम से आवाज आ रही थी। डीना को क्यूरियोसिटी होने लगती है, जिसके चलते वह अंदर झांकती है और अंदर आने की परमिशन मांगती है, लेकिन उसके ग्रैंडपा अजीब तरीके से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अंदर वहाँ बहुत गंदगी है, वो हैंडल कर लेंगे। खैर, अब रात के खाने पर एंडी बचपन के हाइड एंड सीक वाली यादों को ताजा करने लगता है, हंसने लगता है। वो बताता है कि एक बार वह ग्रैंड माँ की अलमारी में छिपकर सो गया था, जिससे कि सब घबरा गए थे। डीना मजाक में ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ से पूछती है कि क्या उन्हें सब कुछ याद है। अब वो शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब सभी यहाँ पर शांत हो जाते हैं तो अचानक से वह दोनों जोर जोर से जैसे उनको जोक बहुत देर बाद समझ में आया हो। अब बाद में श्री डीना को बताती है कि वह ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को अपने साथ घर ले जाना चाहती है, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें देखभाल की जरूरत पड़ेगी, शायद से उनको डिमेंशिया हो गया है। अब आधी रात को सो रहे ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड और शॉकिंग चीज थी। खैर, अगले सुबह डीना अपनी कैट को ढूंढने लगती है। अब दूसरी तरफ श्री बाथरूम में सैनिटरी पैड पर खून देखकर परेशान सी हो जाती है। अब इस मूवी का एक बहुत ही वियर्ड सा सीन आता है कि जब सुबह रानी की आंख खुलती है तो वह अपने सामने ग्रैंड माँ को देखती है और काफी डर जाती है, लेकिन ग्रैंड माँ प्यार से उसे आराम करने के लिए कहती है, जैसे कि वह समझ चुकी हो कि वो प्रेग्नेंट है। खैर, अपनी कैट के लिए उदास डीना को श्री तसल्ली देती है और चावल लाने भेज देती है। साथ ही साथ उससे पीरियड्स के बारे में पूछती है, लेकिन बात को टालकर वो ये कहती है कि शायद से ये रानी से जुड़ा हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है कि डीना को पीरियड्स नहीं आए थे और हम ये भी जानते हैं कि रानी को भी ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अब एंडी रानी की टेंशन देखकर उसको घुमाने ले जाने का प्लान बनाता है। अब उसी वक्त श्री अपने पिताजी को नंगे पैर और हाथ में कुल्हाड़ी लिए बाहर जाते देखकर पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो उसके पिता बताते हैं कि वह स्टोर रूम में यानी कि शेड को ठीक करने के लिए जंगल से लकड़ी काटने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब श्री उनको एंडी को साथ ले जाने के लिए कहते हैं तो वह उसके लिए भी मना कर देते हैं। अब एंडी ग्रैंड माँ को बताकर रानी को घुमाने के लिए ले जाता है और ग्रैंड माँ उन्हें दोपहर तक लौटने के लिए कहती हैं। अब दुकान से लौटते वक्त डीना जो होती है वो अपने ग्रैंडपा को जंगल के गहरे हिस्से में जाते देखकर उनका पीछा करती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जाकर वह ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ती है और जब तक वो उठती है उसके ग्रैंडपा गायब हो चुके थे। अब दूसरी ओर एंडी और रानी जंगल की खूबसूरत नजारों के बीच में घूम रहे होते हैं। अब यहाँ इसके बाद वो एक ऐसी झील के पास जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर उनको काफी अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर एंडी अपने बचपन की यादें शेयर करता है रानी के साथ में, क्योंकि उसने अभी तक उसको सच्चाई नहीं बताई है कि 8 साल पहले क्या हुआ था और श्री ऐसे बर्ताव क्यों करती है। वो बताता है कि वो और डीना इसी जंगल में खेला करते थे। यहाँ पे जो रानी है वो एंडी के डैड के मौत का असली रीजन पूछती है और यहाँ पे एंडी पहले उससे वादा लेता है कि सच जानने के बाद में वो उसकी फैमिली को गलत नहीं समझेगी, ना ही कोई जज करेगी। फिर एंडी बता देता है कि उसकी माँ श्री के 2 क्लोज फ्रेंड्स थे, लैला और हरमन। हरमन असल में लैला से प्यार करता था और उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन श्री भी उससे प्यार करने लगी और उसे पाने के लिए काला जादू का सहारा लिया, यानी कि जारवो के जरिए। अब दिक्कत ये हुई थी कि लैला प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और श्री ने हरमन से शादी कर ली।
अब 20 साल बाद हुआ ये कि लैला और उसकी बेटी लौट आए बदला लेने के लिए, और काले जादू से उन्होंने पहले हरमन को खत्म किया, और उस हमले में एंडी, श्री और डीना भी लगभग खत्म होने वाले थे, लेकिन एंडी ने वक्त रहते वहां पर पहुंचकर उनकी जान बचा ली। यहाँ पे एंडी बताता है कि हनुम असल में लैला और हरमन की ही बेटी थी, और उसने एंडी से प्यार का नाटक करके उसके पूरे परिवार को धोखा दिया, और काला जादू करने वाली वही थी। अब आखिर में अपनी माँ और बहन को बचाने के लिए एंडी ने लैला और हनुम को आग में जला दिया। उसकी बातचीत के दौरान झील की दूसरी तरफ से बार बार एक अजीब सी हंसी उसको सुनाई दे रही थी, अब जिसको रानी नहीं सुन पा रही थी, और जब वो ध्यान देता है तो उसको वहां पर हनुम नजर आती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। दूसरी ओर जंगल में डीना अपने ग्रैंडपा को ढूंढते हुए पहुंच जाती है, और वह किसी चीज को काट रहे होते हैं, और उनके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, साथ ही साथ काफी खून भी लगा हुआ था। अब जैसे ही ग्रैंडपा मुड़कर देखते ही तो डीना डर के मारे वहां से भाग जाती है। अब घर पर अब श्री सुनती है कि उसकी माँ किचन में खड़ी हुई बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी कि पूर्णिमा की रात को मुर्दे जाग उठेंगे, कि तभी डीना वापस लौट आती है। अब जब श्री अपनी माँ से ये पूछती है कि वह क्या कर रही है, तो उसकी ग्रैंडमा जो होती है वह बहुत सी ईविल तरीके से हंसते हुए दिखाती हैं कि यह रही तुम्हारी बिल्ली जिसको उन्होंने खत्म कर दिया था, और वह उसी को सबके लिए पका रही होती है। वो कहती है कि मैं तुम सबके लिए खाना बना रही हूँ, और फिर वह खड़े खड़े ही वहां पर टॉयलेट कर देती है। और अब श्री उनको बाथरूम ले जाकर साफ करने लगती है, लेकिन शॉकिंगली वह उनकी पीठ पर गहरे जख्मों के निशान को देखकर हैरान रह जाती है, और माफी मांगती है, और वादा करती है कि वह अपने मॉम डैड का खुद ध्यान रखेगी और उनको एक अच्छी डॉक्टर के पास लेके जाएगी। उसको लग रहा था कि उनको डिमेंशिया हुआ है। खैर इसी बीच डीना अपनी कैट को दफन करते वक्त देखती है कि ग्रैंडपा अपने हाथ में कुछ लेकर स्टोर रूम में जा रहे थे। जब वह उनका पीछा करती है तो उसके ग्रैंडपा बाहर आकर उसे सवाल करते हैं और घर वापस जाने को कहते हैं। खैर रात को डीना श्री को बताती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा है। वो नॉर्मल नहीं थे और ना ही उनको डिमेंशिया था, लेकिन श्री इसको डिमेंशिया के ही सिस्टम बताकर कहती है कि इस बीमारी में मेमोरी लॉस और एबनॉर्मल बिहेवियर होना आम बात है। अब डीना पुरानी सुपरनैचुरल ब्लैक मैजिक के खतरे का जिक्र करती है, तो श्री इस बारे में और कुछ भी बोलने से मना कर देती है और काफी गुस्सा करती है, क्योंकि वही लोग बोल रहे थे कि श्री बहुत ही ज्यादा सोचती है। अब यहाँ पर उसे काफी बुरा लगता है कि जब वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही है तो उसके बच्चों को ब्लैक मैजिक की चीजें दिख रही हैं। अब इधर एंडी जो होता है वो ये देखता है कि हनुम उसे उसके पास्ट की याद दिलाकर एक भूतिया हंसी हंस रही थी, और जब रानी उसको परेशान और बेचैन देखती है तो वो उसकी वजह पूछती है, लेकिन एंडी उसको बात डालकर कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, यानी कि वह एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि उसको हनुम दिख रही थी। दूसरी ओर श्री अपने माता पिता के रूम में जाकर उन्हें सोते हुए देख लेती है, लेकिन उसके जाते ही दोनों अजीब तरीके से उठकर बैठ जाते हैं, जैसे ही वह उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात को डीना को आवाज सुनाई देती है कि पूर्णिमा के चांद के नीचे मुर्दे जाग उठेंगे। खैर वह बाहर निकलकर चेक करती है तो नोटिस करती है कि उसके ग्रैंडपा चुपचाप बाहर जा रही थी, कि तभी उसे स्टोर रूम के अंदर से ग्रैंडपा की आवाज में ही वही लाइन सुनाई देती है। जब डीना स्टोर रूम के अंदर झांकने की कोशिश करती है तो ग्रैंडपा कुल्हाड़ी को लेकर अचानक उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। डीना डर के मारे घर के अंदर जाती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। अब ग्रैंडपा कुछ देर तक तो दरवाजा पीटते रहते हैं और आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन अचानक से आवाज बंद हो जाती है और अगले ही पल शॉकिंगली डीना अपने ग्रैंडपा को बिल्कुल नॉर्मल हालत में अपने सामने पाती है। वह रात को जागने की वजह पूछते हैं तो डीना पानी पीने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। खैर यहाँ पे उसी रात को रानी एक मिस्टीरियस सी लोरी सुनकर रानी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि ग्रैंडमा उसके सामने खड़ी हुई थी और धीरे से उसके पेट पर हाथ रख रही होती है, यानी कि उसको पता था कि वो प्रेग्नेंट है। अब अगली सुबह डीना अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि ये नॉर्मल डिमेंशिया नहीं है और कल रात उसने जो देखा वो असली में ग्रैंडपा नहीं थे, लेकिन श्री उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि पहले जब वह खुद सुपरनैचुरल खतरों की बात करती थी तो उसको सब ओवर प्रोटेक्टिव कहकर मजाक उड़ाते थे और उसको चुप कराया करते थे, और जब वह नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही है तो डीना उस पर शक कर रही है। खैर दूसरी ओर रानी एंडी से ये कहती है कि अब वह यहाँ पर और नहीं रुकेगी क्योंकि ग्रैंडपा का मिस्टीरियस बर्ताव उसको डरा रहा था। एंडी उसको तसल्ली देता है कि वह लोग जल्दी ही वापस लौट जाएंगे और ग्रैंडमा कभी
कभी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। और बात तो ये थी कि जो रानी होती है ना, वह इस बात को जाकर टीना को बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में श्री जो होती है वह गार्डन के अंदर पौधों को पानी दे रही थी कि तभी वहां पर घर की जो फेंसिंग होती है वहां पर एक आदमी आता है। यहाँ पे वो आदमी बोलता है कि जब वो मस्जिद के चंदे के लिए घर पर आया था तो वहां पर कोई नहीं था। उसने काफी दस्तक दी थी लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अब श्री ये सुनकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके बुजुर्ग माता पिता इतने दिनों के लिए घर खाली छोड़कर नहीं जा सकते। वह आदमी फिर से बोलता है कि उसने दरवाजे और खिड़कियां सब खटखटाई, फिर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला और इसीलिए उसने पूछा कि क्या ओनर्स वापस लौट आए हैं। अब ये बात सुनकर श्री घर के अंदर दौड़ पड़ती है लेकिन उसके माता पिता कहीं नजर नहीं आते हैं। वो बच्चों से पूछती है पर किसी ने भी ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को नहीं देखा था। श्री परेशान हो जाती है क्योंकि आज वह अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी और उससे पहले ही वह लोग कहाँ निकल गए थे। तब डीना याद दिलाती है कि उसके ग्रैंडपा को उसने जंगल की तरफ जाते देखा था। अब ये सुनकर श्री, आंटी, डीना और रानी सभी मिलकर जंगल में ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को ढूंढने निकलते हैं और उनका नाम पुकारने लगते हैं। अब डीना सभी को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसने जंगल के अंदर ग्रैंडपा को देखा था। वहां पर पहुंचकर सभी को बिना सर कटी हुई बकरियों की लाशें मिलती हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मंजर था। इसको देखकर वो घबरा जाते हैं। एंडी हैरान होकर पूछता है कि क्या टीना को सच में यकीन है कि यह उसके ग्रैंडपा ने किया है। टीना उदास होकर कहती है कि एंडी भी माँ की तरह उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। खैर इसी दौरान होता ये है कि ये सब देखकर रानी को वॉमिट आने लगती है और वह थोड़ी दूरी पर जाकर वॉमिट करने लगती है। खैर तभी उसे अपने सामने जारवो की स्पिरिट, इविल स्पिरिट दिखाई देती है। अब यहाँ पे जो जारवो है वो पार्ट 1 का एक शैमन था जो कि खत्म हो चुका था, लेकिन एंडी के आते ही वो यहाँ पर गायब हो जाता है। अब दौड़ते दौड़ते रात हो जाती है और सभी घर वापस लौट जाते हैं और ये काफी निराश थे कि उनको दोनों नहीं मिले। श्री को डर लगता है कि उसके बुजुर्ग माता पिता कहीं जंगल में भटक न गए हों और वह पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला करने लगती है। लेकिन तभी घर के अंदर के ग्रामोफोन की बजने की आवाज आ रही होती है। म्यूजिक बज रहा था। सब देखते हैं कि श्री के माता पिता गाना चलाकर नाच रहे थे और उनके पैरों में कीचड़ लगा हुआ था। यानी कि ये बात तो साफ है कि वो जंगल के अंदर गए थे और ये सब उन्होंने अवॉइड करने के लिए किया था ताकि वो डॉक्टर के पास ना जाए। अब श्री अपनी माँ को साफ करते हुए जंगल जाने की वजह पूछने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा जो होती है वह रानी में इंटरेस्टेड थी। वह रानी का पीला चेहरा देखकर उसकी सेहत और उसके पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र जताती है। जब श्री पूछती है कि उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला तो वह कहती है कि एक माँ का एहसास कभी गलत नहीं होता। अब एंडी प्रेगनेंसी की बात कंफर्म कर देता है, लेकिन श्री खुश होने के बजाय बहुत ही अजीब तरीके से इरिटेट हो जाती है, डर जाती है। रानी रो पड़ती है और एंडी उसको संभालता है कि ऐसा उसकी माँ ने जानबूझकर नहीं किया। वो काफी टेंशन में थी। खैर दूसरी ओर टीना नोटिस करती है कि श्री बिल्कुल बेजान और गहरी सोच में डूबी हुई थी। अब बाद में होता ये है कि बाथरूम के अंदर एंडी को हनुम दिखाई देती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसकी माँ उसके बच्चे को पसंद नहीं करती है और यह दर्द अभी बहुत छोटा है। भयानक हंसी के साथ हनुम वहां से गायब हो जाती है और एंडी बाथरूम से बाहर निकल आता है, लेकिन रूम में जाते वक्त उसको आवाज सुनाई देती है। जब वह ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के रूम में जाता है तो बेड खाली था। अब शेड के अंदर लाइट जल रही होती है जो कि नीचे भी जल रही थी और टॉप फ्लोर पर भी जल रही थी। अब एंडी पास जाकर सुनता है तो दोनों बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे थे कि पूर्णिमा की रात को मुर्दे जाग उठेंगे। दरवाजा ना खुलने पर वह बाहर से झांकता है और देखता है कि दोनों अजीब हरकतें कर रहे थे और अगले ही पल वो कच्चा मांस खाना शुरू कर देते हैं और ये सब देखकर एंडी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वापस अपने रूम में आ जाता है। खैर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कुछ तो भयानक हो रहा था। दूसरी ओर हम श्री को देखते हैं कि उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह जब चेक करने के लिए जाती है और उसे अपना मरा हुआ पति हरमन दिखाई देता है। हरमन उसे दोषी ठहराते हुए कहता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ श्री है। अब डर कर श्री टीना को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी जगह लैला की भयानक हंसी गूंजने लगती है और श्री चीख उठती है क्योंकि वहां पर लैला भी थी। अब अगली सुबह ग्रैंडमा और ग्रैंडपा किचन में नजर आते हैं, लेकिन वह हर काम बिल्कुल असामान्य तरीके से और बहुत तेज कर रहे होते हैं, जैसे कि उनको किसी चीज की जल्दी हो। और इस बार वह खाना भी ठीक ठाक ही बना रहे थे। अब अगली सुबह जब डीना की नींद खुलती है तो उसे श्री का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसके अंदर मेंशन था कि वह एक जरूरी काम से एंडी को गाड़ी लेकर
एंडी की गाड़ी लेकर बाहर जा रही है। थोड़ी देर के बाद में एंडी आकर बताता है कि उसकी गाड़ी गायब है और वह रानी को वहां से लेकर जाना चाहता था। वह पूछता है कि माँ कहाँ पर है। वह यह बोलता है कि उसने आज ही सबको लेकर घर वापस लौटने का प्लान बनाया था। तब डीना उसको माँ का वह लेटर दिखाती है। दूसरी ओर श्री गाड़ी चलाकर कहीं तो जा रही होती है और उसकी नाक से काला रंग का खून बह रहा था, यानी कि उस पे काला जादू या फिर किसी चीज का असर हो रहा था। अब तभी रानी जो होती है वह एंडी और डीना को ये बताती है कि जब वह वॉमिट कर रही थी तो जंगल में उसने अपने सामने एक लंबे चोगे पहने हुए मिस्टीरियस आदमी को देखा था। अब एंडी और डीना जब ये सुनते हैं तो ये समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जार्वो है, यानी कि जार्वो लौट आया है। डीना कहती है कि जार्वो तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद से लाला ने उसको भी दोबारा जिंदा कर दिया है। अब एंडी तभी यही बताता है कि उसने भी एक बात छिपाई थी, उसको आजकल हनुम का भूत दिखाई दे रहा है, यानी कि लाला या फिर हनुम में से कोई तो जिंदा था। अब तभी दरवाजा खुलता है और ग्रैंड माँ रूम में जाकर ये पूछती हैं कि क्या सब जग रहे हैं। वो बताती है कि उन्होंने सबके लिए स्पेशल खाना बनाया है और सबको बाहर आने के लिए बोलती हैं। अब तभी हम देखते हैं कि श्री जो होती है वह असल में गाड़ी चलाकर शमन की रोजो के पास पहुंच गई थी और वह उनको अपनी बहू की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है और उनके ऊपर मंडराते हुए खतरे के बारे में भी। की रोजो ये समझाता है कि शैतान इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है और श्री हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि चाहे सजा उसको मिल जाए लेकिन उसके परिवार को बचा लिया जाए। अब की रोजो ये कहता है कि जो तावीज थे वो लगे हुए थे, प्रोटेक्टिव स्पेल्स लगे हुए थे, तो उसके घर के अंदर कोई भी शैतानी शक्ति कैसे एंटर कर सकती है। अचानक से ही की रोजो को समझ में आता है कि ये लोग अपना प्रोटेक्टिव शील्ड वाला घर छोड़कर श्री के माता पिता के घर में रह रहे हैं। तो वह तुरंत वार्न करता है कि शैतान ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, यानी कि वहां पर बुलाना इस शैतान की चाल थी। घर पर एंडी और डीना भी समझ जाते हैं कि वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। ये लोग खाना खाते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जो थे वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड से स्माइल कर रहे थे। खैर एंडी जो होता है वह डीना और रानी को एक साथ रहने के लिए कहकर खुद शेड की तरफ निकल पड़ता है चेक करने के लिए कि आखिर वहां पर है क्या। पर डीना जो होती है वो ग्रैंडपा का रूम चेक करने निकल जाती है। अब एंडी जो था वह स्टोर रूम का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान हम देखते हैं कि ग्रैंडमा जो थी वो रानी को बार बार आवाज देती है कि वह किचन से बाहर आकर उसके साथ में बैठे, उसके साथ वक्त बिताए और उस अपने साथ रहने के लिए बहकाने लगती है और रानी डर से कांप रही थी। खैर एंडी जो होता है वह ताला तोड़ने में नाकामयाब रहता है और अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। अब रानी जो होती है वो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास डरते डरते पहुंचती है और वह उसको एक चेयर पर बिठा देती है और फिर दोनों उसके साथ बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे थे। वह उसके कान के पास आकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और अब की रोजो जो होता है वह श्री को बताता है कि शैतान जानते थे कि श्री के घर की प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ना नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने उसके परिवार को जाल में फंसाकर घर से बाहर निकालने के लिए बीमारी का पूरा नाटक रचा। और ये कहकर की रोजो एक आईने पर पानी डालता है और चैंटिंग शुरू कर देता है। ठीक उसी वक्त एंडी स्टोर रूम के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और अंदर उसे 4 कटे हुए बकरों के सर, 4 ब्लैक मैजिक डॉल्स मिलती है जिन पर किसी और की नहीं बल्कि श्री के पूरे परिवार की फोटो थी, जिसके अंदर रानी भी मौजूद होती है। उधर की रोजो के मंत्रों के असर से आईने का पानी बहुत ही तेजी से उबलने लगता है और श्री अचानक खून की वॉमिट करने लगती है। तभी आईने में जार्वो की शक्ल उभर कर आती है। जार्वो हंसकर कहता है कि श्री अपनी किस्मत से कभी नहीं बच सकती और शैतान से किया वादा उसे पूरा करना होगा और शैतान उसको हर जगह ढूंढ निकालेंगे। अचानक से वो आईना टूट पड़ता है और उसका टुकड़ा की रोजो की आंख में घुस जाता है। अब यहाँ पे की रोजो जल्दी से एक चीज श्री के हाथ में थमा देता है और उसके कान में कुछ जरूरी बातें बताने की कोशिश करता है। उसने उसको एक डैगर दिया था, साथ ही साथ एक पोटली दी थी जिसके अंदर कुछ स्पेशल स्पेल्स थे, लेकिन अगले पल वह जोर से उछलकर दूर जा गिरता है। अब यहाँ पे की रोजो की दर्दनाक हालत देखकर श्री बुरी तरह टूट जाती है और रो पड़ती है, यानी कि की रोजो भी यहाँ पर खत्म हो चुका था। अब तभी हम देखते हैं कि घर में डीना को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के बिस्तर के नीचे एक लॉकेट मिलता है, जबकि एंडी को उन दोनों की असली लाशें मिल जाती हैं। अब यहाँ यानी कि अभी तक ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जिंदा नहीं थे, यानी कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा था श्री ने वो बिल्कुल सही था। उसी वक्त उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को खत्म कर दिया गया था और अब तक जो यहाँ पे रह रहे थे शायद वो जिन्स थे या फिर उनकी स्पिरिट्स थी जिनको कंट्रोल किया
किया जा रहा था। साथ ही साथ डीना यहाँ भी नोटिस करती है कि कैलेंडर पर 30 तारीख मार्क कर गबैंग सुकुमा यानी कि स्पिरिट गेट लिखा हुआ था। तभी पीछे से कोई डीना पर हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। दूसरी ओर रानी को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का असली डरावना रूप दिखता है। ग्रैंडमा का सर कटकर नीचे गिर जाता है और रानी डरकर भाग जाती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर ग्रैंडमा कटे सर के साथ उससे बात कर रही होती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर हनुम रानी को बेहोश कर देती है और फिर एंडी के सामने आकर बताती है कि वह मरी नहीं थी। उसकी माँ के वफादार नौकर सलीम ने उसकी जान बचाई थी, यानी कि आखिरी में जो एम्बुलेंस से लेकर जा रहा था वह सलीम था और वहां पर जो जिंदा बच गई थी वो हनुम थी। लेकिन जले हुए जख्म आज भी उसके पास श्री के परिवार के खिलाफ नफरत की याद दिलाते हैं। जैसे ही हनुम को रानी की प्रेगनेंसी का पता चलता है, यानी कि जब ये दोनों हॉस्पिटल में गए थे, उसने कसम खा ली थी कि एंटी के परिवार को वह कभी भी सुकून से जीने नहीं देगी। हनुम बताती है कि सलीम ने उसको बदला छोड़ देने के लिए समझाया था, लेकिन जब उसने पुलिस को बताने की धमकी दी तो हनुम ने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया और उसका दिल निकाल कर खा लिया। यानी कि उसने रिचुअल किया और उसने दिल इसीलिए खाया था क्योंकि उसने एक बहुत ही भयानक रिचुअल करके खत्म हुई शमन जार्वो को काले जादू से जिंदा करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। जार्वो ने बताया कि श्री का घर एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड से घिरा हुआ है, जिसके लिए वह श्री को शाबाशी देता है और इसीलिए हनुम ने एंडी और रानी के होने वाले बच्चे को अपना अगला टारगेट बना लिया था। यहाँ पर हनुम ने पहले ही जार्वो की इविल स्पिरिट को बता दिया था कि रानी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो क्या छोटा बच्चा चल जाएगा, जिसके चलते जार्वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह इविल बन गया था। अब पूर्णिमा की रात जार्वो आत्माओं का दरवाजा खोलने और मुर्दों को जगाने की शैतानी चैंटिंग पढ़ने लगता है और हम देख पाते हैं कि कैसे हनुम ने आकर श्री के माता पिता को बेरहमी से खत्म कर दिया था। और जब एंडी इसकी वजह पूछता है तो हनुम हंसकर कहती है कि वह उसके पूरे परिवार को एक साथ तड़पा कर खत्म करना चाहती है। और तभी जार्वो एंडी को बेहोश कर देता है, यानी कि जो श्री ने सपना देखा था वह बिल्कुल सच था। इसी तरह से वहां पर हनुम ने उसके माता पिता को खत्म किया। अब श्री जब रात को घर पर लौट कर आती है तो वह सबको गायब पाती है और स्पिरिट गेट वाली डेट देखकर वह उन सबको ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी ओर हनुम सबको कब्रिस्तान में बांधकर पूर्णिमा की रात स्पिरिट गेट खोलने की तैयारी कर रही थी। उसका असली मकसद रानी के अनबॉर्न बच्चे की बलि देकर अपनी मां लैला को नर्क से वापस लाने का था और उस रिचुअल को पूरा करने के लिए वह एक भैंसे की बलि को देने वाले थे साथ में। अब जब एंडी रानी और बच्चे की जान की भीख मांगता है तब जार्वो एक बड़ा सच खोलता है। यहाँ पे जार्वो बताता है कि श्री ने उसकी मदद से सालों पहले हरमन के साथ अपनी शादी को बचाने के लिए अपने पहले बच्चे की बलि देने का वादा किया था शैतान से, यानी कि डेविल से। लेकिन बाद में उसने वादा किया कि वह अपने पहले पोते या फिर पोती की बलि देगी शैतान को। और अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि आखिरकार श्री जो थी वह किसी पोते या पोती के खिलाफ क्यों थी और उसके चेहरे पर डर क्यों झलक रहा था। हनुम कहती है कि रानी का बच्चा अब उस बलि का हकदार है और अगर वह श्री के काम नहीं आएगा तो उसके काम तो जरूर आएगा। लेकिन एंडी जो होता है वह गुस्से में आकर कहता है कि वह उसकी जान ले ले लेकिन उसकी बीवी को छोड़ दे और उसके बच्चे को कुछ ना करे। लेकिन हनुम यहाँ पे मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी माँ लैला को वापस लाने के लिए एक मासूम और प्योर सोल चाहिए था, जो कि यही बच्चा था जो कि खाली 2 महीने का था। अब जार्वो जो होता है वह स्पिरिट गेट खोलने की चैंटिंग करने लगता है। अब यहाँ पर हम काले जादू की मदद से रानी के पेट से उस फीटस को निकाल लेती है और रानी यहाँ पे दर्द से तड़पने लगती है और एंडी बेबस होकर ये सब सिर्फ देखता रह जाता है। अब गुस्से में एंडी हनुम को श्राप देने लगता है, जबकि सेम पल पर जार्वो जो होता है वो वहाँ पर भैंसे की बलि दे रहा था उसका सर काट कर। अब तभी श्री वहाँ पर तभी पहुँच गई थी और एंडी और डीना को आजाद कर देती है और अपनी पुरानी गलतियों के लिए वो माफी मांगती है क्योंकि वो जानती है कि ये सब सिर्फ उसकी ही गलती है। अब इसी बीच स्पिरिट गेट खुलने लगता है और लैला दोबारा से उसी भैंसे के अंदर से जिंदा होती है और श्री अपने ऊपर कैरोसिन डालकर सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लेती है। लेकिन जार्वो उसे दूर फेंक देता है। वह उसकी तरफ बढ़ रही थी एक चाकू लेकर, यानी कि वही डैगर लेकर जैसे कि रोजो ने उसे दिया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। एंडी और डीना भी उसका सामना कर देते हैं। अब यहाँ पे एंडी और डीना भी उसका सामना करते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे जार्वो की शक्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और वो एक ईवल हो चुका था।
खैर यहाँ पे श्री जो होती है वो की रोजो को दी गई पोटली के अंदर एक पाउडर जो था वो हवा में उड़ा देती है, जिससे कि झारवो की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी और वो तुरंत ही जाकर झारवो को उस डैगर से स्टॉप कर देती है। अब यहाँ पे वो जो डैगर था वो आत्माओं की इवल आत्माओं को और डीमन को खत्म करने के लिए था और तभी जारवो का खात्मा हो जाता है। उसकी इवल स्पिरिट खत्म हो चुकी थी। अब श्री जो होती है वह मशाल लेकर स्पिरिट गेट की तरफ बढ़ती है। डीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, एंडी भी कोशिश करती है, लेकिन श्री अपने पापों के लिए आखिरी बार माफी मांगकर खुद को आग लगा लेती है और लैला को साथ लेकर नर्क के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देती है। यानी कि जिन लोगों ने ये सब शुरू किया था वह सारे लोग यहाँ पर खत्म हो चुके थे। हरमन भी जिंदा नहीं बचा था, न लैला बची और ना ही श्री। अब उसने खुद की गलती के लिए खुद को ही सजा दी। अब वो ये समझ गई थी कि उसको खुद को खत्म करना होगा, तभी उसके बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। इसी दौरान हनुम जो होती है वह गुस्से में आकर डीना को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एंडी एक पत्थर से वार करके उसका सर चूर चूर कर देता है और यहीं पर वो भी खत्म हो जाती है और शैतानी चक्र भी टूट जाता है। यानी कि यहाँ पे न हनुम बची, न लाला बची, न श्री बची, न जारवो की इस इवल स्पिरिट बची। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एंटी, टीना और रानी श्रापित घर और अपने अंधेरे पास्ट को पीछे छोड़कर कार में बैठकर एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ते हैं। अब हम देख पाते हैं कि इस घर में दूर खड़े हुए श्री और हरमन की आत्माएं अपने बच्चे को सुरक्षित और आजाद देखकर मुस्कुरा रही थी और खुश थी इस बात से कि उनके पापों की सजा आखिरकार उनके बच्चों को भुगतनी नहीं पड़ी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।